शुरू करते हैं अपने। ठीक है, क्या पढ़ा था आपने लास्ट लेक्चर में? कंप्लायंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अपना ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। अपन पढ़ रहे थे रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, आप लोगों का कंप्लायंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में क्या काम है? ठीक, कितना प्रोसीजर हो गया था अपना? अच्छा, उससे पहले भी अपन लोगों ने क्या समझा था कि ये भाई डिब्बे अगर प्रॉपरली डिजाइंड हो तो उसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, एडवांटेज याद करने के लिए क्या याद किया था अपन ने? एक मेमोरी टेक्निक, रटना आ गया तो डायरेक्ट पास। ठीक है, आर वॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस, ए वॉज कंप्लायंस ऑडिट, देन जी से कुछ नहीं था, टी से ट्रेनिंग, नेक्स्ट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, लास्ट वाज डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया था क्या है? क्यों बार बार डैशबोर्ड स्पेसिफिकली बोला जा रहा है? बिकॉज जब आप नोट्स रीड करते हो तो हर बच्चे की कॉमन प्रॉब्लम इज कि उनको लगता है कि डैशबोर्ड कितना यूजलेस पॉइंट है। ठीक है, फॉरन फालतू रीजन के लिए वो क्यों दिया हुआ है वहां पे। ठीक है, इसलिए स्पेसिफिकली आपको इमेज दिखा के समझाया गया कि डैशबोर्ड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है कंप्लायंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में। ठीक है, आ गई क्या बात समझ में? ठीक, देन फिर हम लोग क्या है कि भाई कंप्लायंस फ्रेमवर्क को अगर हम लोग चार्ट फॉर्म में डालते तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्लायंस चार्ट। ठीक, अब हम लोगों ने क्या देखा? कंप्लायंस चार्ट के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज को मद्देनजर रखना जरूरी है एंड कंटेंट्स। ठीक, दोनों ही चीजें सेम थी। क्या था? पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, दूसरा रिस्क असेसमेंट, तीसरा रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स, चौथा कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड लास्ट वाज कंप्लायंस रिपोर्टिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज अपन लोगों ने 2 पॉइंट्स पे फोकस करना है, कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस रिपोर्टिंग। ठीक, इसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी को सब कुछ ये फ्रेमवर्क बनाने के लिए अगेन वही पॉइंट्स में देखना था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिटेल में अपन लोगों ने देख लिया था कि कंपनी सेक्रेटरी लीगल डिपार्टमेंट प्लस फंक्शनल हेड की हेल्प से रूल्स रेगुलेशंस, लोकल रेगुलेशंस, स्टेट लॉज, डिफरेंट लॉज, डिपार्टमेंटल लॉज, जितने लॉज हैं सारे आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, देन वाज रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क कितने टाइप की हो सकती थी भाई? हाई लेवल भी हो सकती, कुछ लोग उसको एक्सट्रीम भी क्लासिफाई करते हैं, देन मॉडरेट एंड देन लो। ठीक है, हाई कौन से थे? जैसे भाई बिजनेस कैंसिल हो जाना, ठीक है, लाइसेंस कैंसिल हो जाना, एंड लो कौन सा था? छोटी मोटी पेनल्टी। ठीक है, सो अपने अकॉर्डिंगली अपन इसको क्लासिफाई करते हैं। क्यों? ताकि हम लोग अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी वाइज इन रिस्क को इंपॉर्टेंस दे पाए। आगे क्या बात समझ में? तीसरा वाज मिटिगेशन टेक्निक्स। अच्छा, मिटिगेशन टेक्निक से भी पहले एक चीज प्लीज याद रखना, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि अगर उनको कोई क्वेश्चन नहीं मिला तो आपसे पूछेंगे कि कंप्लायंस रिस्क के एग्जाम्पल दो। ठीक है, कंप्लायंस रिस्क के एग्जाम्पल्स क्या थे? पहला पेनल्टीज, ठीक, दूसरा फाइन, इम्प्रिजनमेंट, कैंसिलेशन और सेजेशन ऑफ बिजनेस एंड वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, फर्स्ट डे से लेके आज तीसरा दिन है अपना। ठीक, कंटिन्यूसली अपन ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज यहाँ पे कोई गलती करके मत आना, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा, कल आएगा, कल तक अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्लीज याद दिलाना, कल चैप्टर के बाद, मॉड्यूल के बाद सब लोगों ने देखा एक लेसन राउंड अप दिया रहता है, देखा है? अब अपन लोगों ने मॉड्यूल तो उठाना नहीं है, देखा है सबने? ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस कभी कभी जब उनको नहीं समझ में आता, उन्हें टेढ़े क्वेश्चंस देने होते, सो ये लेसन राउंड अप पे ये जो लाइंस है ना, ये लाइन वो एक आध को उठा के दे देते हैं, लिख देते हैं कमेंट। ठीक, सो कल जब अपना चैप्टर अपन वाइंड अप कर रहे होंगे, या परसों या मंडे, जो भी दिन पड़ता है, प्लीज रिमाइंड मी कि अपन लोगों ने ये पॉइंट्स डिस्कस करने हैं एंड अपन लोगों ने ये समझना है कि ये पॉइंट में कौन से टॉपिक की बात हो रही। ठीक है, ताकि अपन अपना दिमाग वैसे ट्रेन करके ही आगे बढ़े, एंड ऐसा कोई ऐसा यूजलेस सेंटेंस या कुछ आ जाता है तो अपन को पता हो कि अपन को लिखना क्या है, बजाय आड़ी तिरछी कुछ भी चीज लिखने के। ठीक है, दिस इज वन रीजन कि अपना डीडी में नंबर कटता है, तो अपन लोग आइडेंटिफाई करते जाएंगे वो सब चीजें, उनको क्लास ही क्लास में टैकल करते हुए चलेंगे। आगे क्या बात समझ में? ठीक है, चलो किससे स्टार्ट करना था फिर अपन ने? कंप्लायंस मॉनिटरिंग। बहुत प्यारा एग्जाम्पल इसके लिए अपन लोगों ने समझा था। ठीक है, एग्जाम्पल आएगा, सबको याद रहेगा। भाई विकास सर ओनर हैं एकेडमी के और उन्होंने तीन फैकल्टीज को कुछ काम दे रखा है, तो उनको दे के वो खुला सांड की तरह छोड़ नहीं सकते, राइट? वो मॉनिटर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो काम प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। अब एक चीज बताओ, मॉनिटर करने के लिए, ये देखने के लिए कंप्लायंसेस प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, एक किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो देनी पड़ेगी। ठीक है, कि ये वाले कंप्लायंसेस के लिए भाई आप रिस्पॉन्सिबल हो, ये वाले कंप्लायंसेस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, ये कंप्लायंस की आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो यहां पे अपन ने क्या देखा था? 3 फैकल्टीज थी एंड लास्ट आप सबके प्यारे वैभव सर। ठीक है, सो ये 3 फैकल्टीज हैं। अब इससे रिलेटेड
ओनरशिप किसके पास है? इससे कंप्लायंस से रिलेटेड किसके पास है? चिराग सर के पास, ठीक है। यहां पे जो रिस्पॉन्सिबल उसके लिए चिराग सर रिस्पॉन्सिबल है, तो विकास सर स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे कि चिराग सर को? चिराग सर को, राइट। यहां पे जो होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पहले कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम, ठीक है, पहले हम रिस्पॉन्सिबल है। हम किसको अकाउंटेबल है? सर को, ठीक है। तीसरा वैभव सर, वैभव सर के पास उनसे उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड है एमसीएस, सीआरआई, इंसॉल्वेंसी। बात समझ में आ रही? ठीक है। सो इस सब्जेक्ट का डीडी से रिलेटेड जो भी काम होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले किसकी है? हमारी। डीडी से रिलेटेड जो काम होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी। अभी एक जने को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना क्यों जरूरी है? ताकि कभी भी कुछ गड़बड़ हो तो अपन को पता हो कि किसका गला दबाना है। आई क्या बात समझ में? अब जैसे कोई लॉ गलत बनता है तो अपन को क्या पता है किसका गला दबाना है? पार्लियामेंट में बैठे नेताओं का, ठीक है। सिमिलरली कॉलेज में कोई गलत होता है तो प्रिंसिपल किसका गला दबाता है सबसे पहले आके? टीचर्स का। सो ऐसे ही हर कोई एक एक चीज के लिए अकाउंटेबल होता है, ठीक है। डीडी में भी कंप्लायंस मैनेज करने के लिए मॉनिटरिंग का सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट काम है कि आप ओनरशिप दो, ठीक है। बाय ओनरशिप हमारा क्या मतलब है कि भाई पहले ये बताओ कि इस चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया? सो अगर सेल डिपार्टमेंट के ऊपर सोगा अप्लाई होता है तो सोगा से रिलेटेड कंप्लायंसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेल डिपार्टमेंट का हेड, ठीक। आईटी डिपार्टमेंट में आईटी एक्ट अप्लाई होता है, इससे रिलेटेड कंप्लायंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? आईटी हेड के डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। सो मॉनिटरिंग बोलता है कि आपको ओनरशिप देना जरूरी है, ठीक है। ओनरशिप का मतलब समझ में आया सबको? समझ में आया मतलब सबको कि एक डिपार्टमेंट की कंप्लायंसेस के लिए एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप ढूंढोगे कि सब कुछ प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, कोई तो होना चाहिए जिसका गला दबा पाओगे जाके, है ना, जिसकी कॉलर पकड़ोगे कि ये क्यों नहीं हुआ, ठीक। सो इसलिए ओनरशिप देना जरूरी है। इसलिए हर जगह पे एक हायरार्की सेट होती है, ठीक है। स्टाफ किसको अकाउंटेबल होता है? अपने सीनियर्स को। सीनियर किसको अकाउंटेबल होता है? अपने मैनेजर को। मैनेजर किसको अकाउंटेबल होता है? और सीनियर को, ठीक है। समझ में आई? तो हर कोई एक एक चीज के लिए ओनर है, हर किसी को एक एक चीज की ओनरशिप दी जाती है। नाउ दिस ओनरशिप इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, सेकेंडरी ओनरशिप एंड प्राइमरी ओनरशिप। कितने टाइप की है? दो टाइप की, ठीक है। सेकेंडरी ओनरशिप एंड प्राइमरी ओनरशिप। अब ये ओनरशिप क्या है, प्लीज कान खोल के सब लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये ओनरशिप में ही होता है। एंड अगर उनको लगता है तो वो आपको कंप्लायंस मॉनिटरिंग पे एक शॉर्ट नोट दे सकते हैं, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा प्यारा और इंस्टीट्यूट का सबसे ज्यादा चाहिए क्वेश्चन इज कंप्लायंस मॉनिटरिंग। क्यों? वो अभी अपन आगे जब पूरा इसको कवर अप करेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सो अभी तक अपन ने क्या समझा? कंप्लायंस मॉनिटरिंग का सबसे बड़ा एस्पेक्ट इज ओनरशिप देना। जब आप किसी को गला ही नहीं दबा पाओगे तो आप क्या मॉनिटर करोगे कि चीज प्रॉपरली हो रही है या नहीं, राइट। समझ में आ गई यहां तक बात? नेक्स्ट अपन ने क्या सुना? कंप्लायंस ओनरशिप कितनी टाइप की है? दो, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ना व्हाई आई एम सेइंग सेकेंडरी अगेन एंड अगेन एंड बाद में प्राइमरी, वो अब आपको आप समझ में आएगा, ठीक है। सो सबका ध्यान यहाँ पे, प्लीज कोई लॉस मत रहना, ठीक है। नाउ प्राइमरी ओनरशिप मतलब ये हायरार्की आपको समझ में आती है। सीनियर मैनेजर, इसके अंडर स्टाफ, ठीक है। स्टाफ उसके ऊपर सीनियर मैनेजर, ठीक है। स्टाफ को जो करना है वो कौन करवाएगा? उसका ऑर्डर कौन देगा? सीनियर मैनेजर, राइट। और जो करेगा वो कौन होगा? स्टाफ, ठीक है। सो स्टाफ होता है प्राइमरी ओनर, ठीक है। प्राइमरी ओनर मतलब वो जिसको कंप्लायंसेस करने हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कंप्लायंस करने की। सेकेंडरी ओनर हुआ सीनियर, जो सुपरवाइज करेगा। याद रखो, एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर सीनियर, एस फॉर सुपरवाइज। याद रहेगा अभी सबको? अभी कोई कंफ्यूजन होगा? दो टाइप की ओनरशिप्स हैं, वापस सुनो, सेकेंडरी ओनरशिप एंड प्राइमरी ओनरशिप। सेकेंडरी ओनरशिप, प्राइमरी ओनरशिप। प्राइमरी ओनर वो है जिसको कंप्लायंसेस करने हैं, जैसे कि स्टाफ, जैसे कि हम लोग, ठीक है, जैसे कि हम लोग। सेकेंडरी ओनर वो है जिसको सुपरवाइज करना है, ठीक है। अब कंफ्यूजन ना हो, कैसे याद रखेंगे अपन? एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर सुपरवाइज। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं? अब वहां पे आपको नोट्स में दिख रहा है जहां पे हेडिंग लिखी हुई कंप्लायंस मॉनिटरिंग,
प्लीज वहां पे ऐसे चार्ट करके बनाओ, वहां पे सेकेंडरी ओनर, प्राइमरी ओनर। सेकेंडरी ओनर वो है जो सुपरवाइज करेगा, प्राइमरी ओनर वो है जिसको कंप्लायंसेस इंश्योर करना जरूरी है। दिख गया यहाँ पे सबको? आप यहाँ पे चार्ट बना लो एक, सेकेंडरी ओनर, प्राइमरी ओनर। सेकेंडरी ओनर वो है जो सुपरवाइज करेगा एंड प्राइमरी ओनर जिसको कंप्लायंसेस करने हैं। आ गई बात समझ में? हो गया सबका कॉपी करके? कोई डाउट है? ओह, आपके पास नोट्स नहीं है आज? मैम आज प्लीज जाके ऑफिस ध्यान से कलेक्ट कर लेना, ठीक है? अभी शेयर कर लो आप। एक्स्ट्रा नोट्स यहाँ पे नहीं पड़े हैं, नहीं है। आई गेट इट डन टुडे। ठीक है, हो गया क्या? हो गया क्या बच्चों? हो गया? चले बढ़े आगे। नाउ द रोल ऑफ वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर कंप्लायंस ओनरशिप। लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, क्या बोल रहा वो? यहाँ पे ये सिर्फ इलस्ट्रेशन है कि कौन से लेवल पे किसके क्या क्या रोल हो सकता है। ठीक, हायरार्की अपन क्या पढ़ रहे हैं इतनी देर से? सबसे ऊपर होगा टॉप मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट, इनके अंदर आएंगे सीनियर्स, फिर स्टाफ। ठीक, अब वो आपसे क्या पूछ रहा? इन तीनों की अलग अलग से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लायंस ओनरशिप में। ठीक है, कौन कंप्लायंस से रिलेटेड क्या क्या काम करता है। अब एकदम इन जनरल समझो, सबसे ऊपर जो आदमी बैठा है, सबसे ऊपर, वो क्या करेगा? सबसे ऊपर जो बैठा है वो सबसे पहले लॉस को आइडेंटिफाई करेगा। लॉस आप आइडेंटिफाई करते हो क्या? एज अ स्टाफ आप आइडेंटिफाई करते हो? आपका काम क्या है? सिर्फ लॉस से कंप्लाई करना। ठीक है, आप आइडेंटिफाई नहीं करते, आपको ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं। ये ऊपर वाले को भी ऑर्डर किससे मिलेंगे? सबसे ऊपर वाले से। तो मैनेजमेंट जो सबसे ऊपर बैठा है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि कंपनी के ऊपर कौन से लॉस, कौन से रूल्स, कौन से रेगुलेशंस, कौन से लोकल लॉस अप्लाई होते हैं। आ गई बात समझ में? अब ये लॉज उसने देख लिया तो वो क्या करेगा? पॉलिसीज बनाएगा। ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट के 2 काम है। पहला, सबसे ऊपर बैठा है वो तो क्या करेगा? सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि कंपनी पे कौन से लॉस अप्लाई हो रहा है। दूसरा, अब ये लॉस कैसे कंप्लाई होने हैं तो वो पॉलिसीज बनाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक, अब आए हम लोग इसके नीचे वाले पे, सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर का काम क्या होगा? सुपरवाइज करना। ठीक है, सीनियर मैनेजर का सबसे बड़ा काम तो है सुपरवाइज करना कि कंप्लायंसेस कैसे होने। दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इज कि ये जो लॉज ऊपर वाले ने देखे थे, इसमें जितने भी अमेंडमेंट होगा वो सीनियर मैनेजर ध्यान रखता है। ठीक है, कि उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स हो वो उसको पता होने चाहिए एंड वो अकॉर्डिंगली कंप्लायंस चार्ट में इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज ऑब्वियसली इनको मोटिवेट करेगा कि भाई कंप्लाई करते रहो, क्योंकि तुमने नहीं किया अगर तुम मेरा गला दबाएंगे। ठीक है, सो तीसरा काम उसका वो है। सो ये चीजें रटने की नहीं है, प्लीज भावनाओं को समझो, रटने की चीजें नहीं है, दिमाग लगा के थोड़ा समझो कि क्या करेगा। ठीक है, सबसे ऊपर जो आदमी बैठा वो क्या करेगा? वो सबसे पहले लॉस देखेगा कि कंपनी पे कौन से अप्लाई होते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? पॉलिसीज बनाएगा। ठीक है, अभी नीचे वाला क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा किसको? स्टाफ को, कि आपको कैसे कंप्लाई करना है एंड आप प्लीज कंप्लाई करो। सो सुपरवाइज करेगा प्लस मोटिवेट करेगा। ठीक है, तीसरी चीज, उसके डिपार्टमेंट में से लॉस से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स होंगे वो उसको पता होने जरूरी है। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक, सो अब अपन को क्या करना है? रटना नहीं है इसको, प्लीज इमेजिन करके समझो कि आप सीएस हो, आप एक कंपनी में बैठे हो। ठीक है, अब कौन सा आदमी क्या काम करेगा, कौन सा फंक्शन करेगा, ये आपको प्रैक्टिकली इमेजिन करना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट, स्टाफ। ऑब्वियसली इनका काम क्या है? कंप्लायंस करना। ठीक है, इनका काम है कंप्लायंस करना, प्लस ऊपर वाले ने अगर बताया कि यहां कोई अमेंडमेंट है तो कंप्लायंस चार्ट में अकॉर्डिंगली चेंजेस कर देना। सिंपल सी बात है, ऊपर से लिंक समझो, नीचे तक ऑटोमेटिकली आपको पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सबसे ऊपर जो बैठा उसका क्या काम है? लॉस बनाना। ठीक है, वो लॉस बना दिए, ढूंढ लिए उसने, तो अब पॉलिसीज बनाना। ठीक, अब ये पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कौन कराएगा? सीनियर मैनेजर। ठीक है, तो सीनियर मैनेजर का काम क्या है? सुपरवाइज कराना, प्लस इनको मोटिवेट करते रहना कि भाई कंप्लाई करो, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो मेरी लगने वाली है। ठीक है, ऑन अ वेरी सिंपल टर्म, मेरी लगने वाली है, तुम प्लीज कंप्लाई करो। तीसरी चीज, इनके डिपार्टमेंट में जितने भी अमेंडमेंट्स हो इनको पता होना जरूरी है। एम आई क्लियर? समझ में आया? अब सबसे नीचे कौन है? स्टाफ, जिसको कंप्लाई करना है। सो इनका काम क्या है?
सबसे पहले तो कंप्लायंसेस देखना, कंप्लाई करना प्रोविजन से। दूसरा, अगर कोई चेंजेस ऊपर वाले ने बताए हैं तो कंप्लायंस चार्ट में अकॉर्डिंगली वैसे चेंजेस कर देना। आ गई बात समझ में? ठीक। अब याद है अपन लोग जब टॉपिक पढ़ रहे थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपन ने सारे डिपार्टमेंट पढ़े, उसके बाद अपन ने एंड में सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट पढ़ा था। कौन सा? कौन सा? लीगल डिपार्टमेंट। ठीक है, सो वो अलग से आपसे पूछ सकते हैं कि लीगल डिपार्टमेंट का रोल क्या है। क्या होगा लीगल डिपार्टमेंट का रोल? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। लॉस को आइडेंटिफाई करना। अब बच्चे क्या दिमाग लगाते, मैम लेकिन वो तो टॉप मैनेजमेंट कर रहा था, तो लीगल डिपार्टमेंट क्या करेगा? क्या करेगा लीगल डिपार्टमेंट? क्वेश्चन सही है क्या? मैम टॉप मैनेजमेंट वाले लॉस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो लीगल डिपार्टमेंट क्या कर रहा? यस, लीगल डिपार्टमेंट का काम ही वही है कि लॉज रेगुलेशंस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन नेवर मेक्स सेंस कि मैम टॉप मैनेजमेंट कर रहा तो लीगल डिपार्टमेंट क्यों करेगा। ठीक है, वो कोई सेंस नहीं बनाता। ठीक है, उस हिसाब से तो मैम ये एम्प्लॉय कर रहा तो दूसरा एम्प्लॉय कंप्लायंस क्यों करेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ही नहीं है कोई। समझ में आ गई क्या बात? ठीक, क्लियर है सबको ये बात? तो लीगल डिपार्टमेंट का सबसे पहला काम क्या है? लॉस को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, ये इनका भी बहुत जरूरी काम है कि ये देखें जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं वो उनको पता हो। ठीक है, अपन लीगल डिपार्टमेंट से ये एक्सपेक्ट कर सकते ना कि कोई और नहीं तो एटलीस्ट तुम्हें तो पता हो कंपनी लॉ में या और किसी में क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। राइट, आगे क्या बात समझ में? देन अगर कोई अमेंडमेंट है, मान लीजिए कितने डिपार्टमेंट्स देखे थे अपन लोगों ने उस दिन, कोई बोलेगा क्या? सेल, अच्छा बहुत सारे। कौन बोला बहुत सारे? सेल डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट बोलो? परचेज डिपार्टमेंट, आईटी हो गया, ओके, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, रिसर्च हो गया। अच्छा, ये याद नहीं कर रहे किसी ने? हाँ, ऐसा कोई डीडी में या कंप्लायंस मैनेजमेंट कहीं पे भी अपन ने याद नहीं करने, अपनी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज अपन समझ रहे हैं। ठीक है, चलो इतनी डिपार्टमेंट में स्ट्रिक्ट करते हैं भी अपन। सेल के लिए क्या अप्लाई हो रहा? सोगा। ठीक, आईटी के लिए अगेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड वगैरह 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 वगैरह, ऐसे ही सब पे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट अप्लाई होंगे। अब लीगल डिपार्टमेंट का काम क्या था? लॉस को आइडेंटिफाई करना, कौन कौन से अप्लाई होंगे, प्लस इनके अमेंडमेंट्स। राइट, ठीक। अब मान लीजिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ अमेंडमेंट हुआ। ठीक, इमीडिएटली इनकी तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल डिपार्टमेंट के हेड को बताना कि यहां पे ये अमेंडमेंट हुआ है। आई बात समझ में? सबको बताएगा क्या? आईटी डिपार्टमेंट को भी बताएगा, एचआर को भी बताएगा, आरएनडी डिपार्टमेंट को भी बताएगा, आईटी को भी बताएगा, सबको बताएगा अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है। या सिर्फ सोगा वाले डिपार्टमेंट को बताएगा? तो बाकी को लेना देना क्या है? बाकी कोई मतलब है कि सोगा अप्लाई हो रहा कि लेबर अप्लाई हो रहा? उनको उनके डिपार्टमेंट से मतलब है। आई क्या बात समझ में? आप कभी भी देखना, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, स्पेशली लॉ फर्म्स, ठीक है, उनका आईटी डिपार्टमेंट एकदम अलग ही है। उनको पूरी कंपनी में किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो ये डिपार्टमेंट में आपस में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। ठीक, सो पॉइंट इज कि लीगल डिपार्टमेंट सबसे पहला काम क्या करेगा? लॉज आइडेंटिफाई करेगा। देन लॉज आइडेंटिफाई करेगा तो गोज विदाउट सेइंग अमेंडमेंट्स आइडेंटिफाई करना भी उसका काम है। ठीक, तीसरी चीज, ये अमेंडमेंट जिस एक्ट में है, ठीक है, और जो डिपार्टमेंट उससे रिलेटेड है उसके फंक्शनल हेड को जाके बताना है। ठीक है, अब ये जो सीनियर से अपन बात कर रहे हैं यहां पे, ये फंक्शनल हेड्स ही है। फंक्शनल हेड कौन था? फंक्शनल हेड कौन था? डिपार्टमेंट का हेड। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड फंक्शनल हेड, आईटी के डिपार्टमेंट का हेड उसको हम लोग फंक्शनल हेड बोलते हैं, तो वो फंक्शनल हेड। ठीक है, सो सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ भी चेंजेस है जाके हम लोग सेल डिपार्टमेंट के फंक्शनल हेड को बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? देन चौथा काम है वो अमेंडमेंट में क्या चेंजेस हैं, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, उसमें गाइड भी लीगल डिपार्टमेंट करेगा, क्योंकि आप इसीलिए वहां पे बैठे हुए हो। आ गई बात समझ में? ठीक है, रटने का काम नहीं है ना। प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप इतनी चीजें रटते बैठते ना तो डीडी तो नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अभी अपन को बहुत रटने को है। सेकंड चैप्टर में अपन आएंगे, इनिशियली आपको बहुत मजाक लगेगा, एकदम कॉमेडी लगेगी। क्यों? क्योंकि जितना अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है सब जैसा का तैसा छाप दिया सेकंड में। ठीक ठीक, सो 10 मिनट में अपना सेकंड चैप्टर खत्म होता है। फिर आते हैं अपन एंड में। एंड में आते हैं कंप्लायंसेस। ठीक है, कंप्लायंसेस रिलेटेड टू कंपनी, सिर्फ कंपनी पे नहीं रुकेगा, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। ठीक, देन आएंगे हम लोग रेगुलेशंस पे, सेबी की एलओडीआर रेगुलेशंस फॉर दिस एंटिटी, देन दिस एंटिटी, देन दिस एंटिटी, देन दिस एंटिटी,
देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, उनके कंप्लायंसेस। समझ में आई? सो अगर अब आप सोच लो, अब आप हर चीज रटते बैठे तो आपको कितना रटना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जितनी चीजें प्रैक्टिकली समझ के चल सकते हैं ना, उतना अपन प्रैक्टिकली समझेंगे। बाकी जहां रटना है वहां हम खुद ही आपको मेमोरी टेक्निक्स दे देंगे, सो आप रटते चलना। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, सो ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का काफी ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, बिकॉज आप देखो वो चाहे तो आपको सिर्फ इतना दे सकते कि लीगल डिपार्टमेंट का रोल क्या है, ठीक है, या वो आपको इतना दे सकते कि जितने भी मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनका कंप्लायंस मैनेजमेंट में क्या रोल है। ठीक है, सो प्लीज कोई कंफ्यूज मत होना, ऐसे रोल की बात हो तो प्लीज अपने आप आइडेंटिफाई कर लेना कि कंप्लायंस मैनेजमेंट में कहां अपन ने रोल्स पढ़ा है। सिर्फ यही 4 रोल्स पढ़े और अपन ने कहीं पे भी ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहला सबसे अच्छा तरीका होता है पेपर सॉल्व करने का एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक, कुछ भी नहीं आए तो ट्रिक क्या अप्लाई किया करो। क्या बात कर रहा, कंप्लायंस मैनेजमेंट। ठीक, कंप्लायंस मैनेजमेंट के 2 ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, और तो कोई बात ही नहीं करता कंप्लायंस के बारे में। अभी रोल के बारे में ना तो तुम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ोगे ना चैप्टर नंबर 2 में। ठीक, सिर्फ ये कंप्लायंस ओनरशिप में जो 4 डिपार्टमेंट के रोल दिए हैं इतना ही है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, वही होगा। ठीक है, सो उतना दिमाग थोड़ा अपन ने पेपर में चलाना है। आगे समझ में? प्लीज वहां पे स्टार मार्क कर लो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। कंप्लायंस मॉनिटरिंग, ओनरशिप और एलोकेशन। ओनरशिप का मतलब समझ में आ गया सबको? ठीक है, ओनरशिप का मतलब ये नहीं है कि कोई कंप्लायंस खरीद लेता है। ठीक है, ओनरशिप का मतलब ये है कि कौन अकाउंटेबल है, किसका गला तुमको जाके दबाना है। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, यहां पे कुछ तो गड़बड़ हुआ था, 1 मिनट। हाँ, कंप्लायंस ऑफिसर और सबऑर्डिनेट स्टाफ दिख रहा है? दिख रहा है क्या? हाँ, ये नेक्स्ट पॉइंट है, प्लीज। वो उसी में कंटिन्यू हो गया वहां पे, वो नेक्स्ट पॉइंट है। समझ में आया क्या बोल रहे? पहला पॉइंट इज टॉप मैनेजमेंट, दूसरा पॉइंट इज लीगल सेल, तीसरा पॉइंट इज सीनियर मैनेजमेंट एंड 4th पॉइंट इज कंप्लायंस ऑफिसर। सो इसके नीचे जो 1 2 3 4 है, ये सब कंप्लायंस ऑफिसर के अंदर की हेडिंग्स है। आ गया क्या समझ में? कर दिया सबने क्लियर? ठीक है, यहां पे गलती नहीं करना प्लीज कोई भी। ये 4th पॉइंट है एंड उसके नीचे जो है 4th पॉइंट की सब हेडिंग्स है। आया समझ में? श्रद्धा कोई प्रॉब्लम है? आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्लायंस रिपोर्टिंग। शुरू से एक चीज अपन लोग कंटिन्यूसली समझ रहे, अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जब तक तुम किसी को अकाउंटेबल नहीं होगे तब तक तुम कुछ नहीं करोगे, एंड वो जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है। जब तक मैम आके नहीं बोलेंगे कि बेटा 2 क्वेश्चन दिखाओ, 3 दिन बेटा 2 क्वेश्चन लिखेगा, चौथे दिन पे नहीं लिखेगा, भाई तू भी मत पढ़, मैम नहीं देखती, मत पढ़ मत पढ़ मत पढ़, है ना? और हम लोग 4 लोगों को और मोटिवेट करेंगे कि मत पढ़, नहीं देखती। ठीक, सो इस अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? जब तक आप किसी को अकाउंटेबल नहीं होगे तब तक आप काम नहीं करोगे। ठीक है, जब तक आप अकाउंटेबल नहीं होगे तो आप काम नहीं करोगे, इसलिए कंप्लायंस रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कंप्लायंस रिपोर्टिंग में क्या होता है, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर इट, एंड अगेन दिस प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब प्रॉब्लम अपनी क्या है, अपन को पैराग्राफ्स नहीं समझते, तो अपन क्या करेंगे, बनाएंगे इसके लिए एक चार्ट। ठीक, चार्ट पढ़ेंगे, चार्ट याद रखेंगे, वो ऑटोमेटिकली पॉइंट्स याद हो जाएंगे। लेकिन पेपर में सिर्फ चार्ट बना के आना है क्या? नहीं, अपन लोगों ने लिख के आंसर इलैबोरेट करके लिख के आना है। मैम चार्ट बना सकते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली बना सकते हैं। प्लस पॉइंट उसका ये है कि कोई चीज कभी कभी आप आंसर में लिखना भूल जाते हो जो आपको चार्ट में याद था। ठीक है, सो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि हाँ बंदे को आता है। ठीक, लेकिन उसको इलैबोरेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया बात? ना, कंप्लायंस रिपोर्टिंग क्या बोलता है, हर स्टाफ मेंबर को कंप्लायंस करना जरूरी है। ठीक है, देन जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये अपने हेड को देगा। ठीक है, क्यों देगा? ताकि हेड आइडेंटिफाई कर पाए कि एक्चुअली कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, कि नॉन कंप्लायंस है, किस हद तक नॉन कंप्लायंस है। देन ये फंक्शनल हेड अगेन उल्टी हायरार्की का किसके पास जाएगा? टॉप मैनेजमेंट के पास। ठीक है, वो मैनेजमेंट को जाके बताएगा कि यहाँ नॉन कंप्लायंसेस है, ताकि मैनेजमेंट प्रिपेयर्ड रहे जो आगे रिस्क आने वाली है। समझ में आया? सो इसलिए रिपोर्टिंग इज जरूरी। अब रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंसेस की करनी है क्या सिर्फ अपन को? नहीं, अपन को कंप्लायंसेस भी बताना जरूरी है कि अपन ने सब कंप्लाई किया है या नहीं। ठीक है, अब ये रिपोर्टिंग कंपनी में होती कैसे है, अब आप वो देखो। ठीक है, प्लीज नोट्स में अभी कोई माथा मत लगाना, एक प्यारा सुंदर चार्ट बनाएंगे अपन लोग, वो चार्ट जैसा का तैसा उठा के अपन लोगों को नोट्स में बना लेना है। ठीक, जब भी पढ़ेंगे चार्ट देखना है, एक बार रीड करना है, हो गया, दैट्स इट। ठीक, रिपोर्टिंग एक चीज समझ में आ गई, हर डिपार्टमेंट के हेड को क्या बोलते हैं? फंक्शनल हेड। जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? फंक्शनल हेड। ठीक, अब हर डिपार्टमेंट का फंक्शनल हेड अपने अपने डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेगा। स्टेप नंबर 1,
ठीक है, हर डिपार्टमेंट का फंक्शनल हेड अपने अपने डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेगा. दिस इज मोर इजी कि आप एक कंपनी सेक्रेटरी जाओ और हर डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन बटोरो. ये पॉसिबल है क्या आपके लिए? नहीं. जो डिपार्टमेंट का हेड है वो अपने डिपार्टमेंट को ज्यादा अच्छे से जानता है. ठीक है, सो ये फंक्शनल हेड अपने अपने डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन ले लेगा. ले ली, ठीक ना. अब ये बनाएगा ये इंफॉर्मेशन लेके रिपोर्ट. ठीक, ये रिपोर्ट में क्या बताएगा? क्या क्या कंप्लायंसेस हैं और क्या क्या नॉन कंप्लायंसेस हैं. ठीक है, पॉइंट नंबर 1. सेकंड, वो एक डिक्लेरेशन देगा कि इसने वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है जो इसने अपने यूनिट से कलेक्ट करी थी. यूनिट्स मतलब अपने अपने डिपार्टमेंट से जो इसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी वही इंफॉर्मेशन इसने दी है, अपने मर्जी से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है. ये डिक्लेरेशन देना भी उसको उस रिपोर्ट में जरूरी है. ठीक, अब ये रिपोर्ट किसको देगा? फंक्शनल हेड रिपोर्ट किसको देगा? सीएस को. क्यों सीएस को? क्योंकि ये काम करने वाला ही सीएस होता है. अगर आपको देना बंद कर दिया तो आपका धंधा पानी चौपट हो जाएगा. आपका काम ही वही है. ठीक है, तो सबसे पहले वो आपको देगा. क्यों? क्योंकि इस सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी का काम ही यही है कि आप इंश्योर करो कि कंपनी सारे लॉ से कंप्लाई कर रही है. सो ये रिपोर्ट बना के किसको देगा? यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब सीएस इसको डिस्कस करेगा मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ. ठीक है, ये एमडी मेडिकल वाला एमडी नहीं है प्लीज. एमडी इज मैनेजिंग डायरेक्टर. ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ डिस्कस करेगा कि क्या क्या कंप्लायंसेस हैं, क्या क्या नॉन कंप्लायंसेस हैं, वगैरह वगैरह. ठीक, अब अच्छा, कुछ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसमें सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है, राइट. सो उसमें क्या करोगे आप? डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर. ठीक है, प्लीज थोड़ा दिमाग लगाओ. क्या करेंगे? सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर. आगे बात समझ में. अब मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करेगा? इस रिपोर्ट को एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाएगा. ठीक है, अपना ऑटोग्राफ देगा और उसको फॉरवर्ड करेगा. टॉप कौन हुआ? टॉप किसको बोलेंगे अपन कंपनी में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बस इतना सा ही प्रोसीजर है. स्टेप नंबर 1, फंक्शनल हेड, हर डिपार्टमेंट का हेड अपने अपने डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन बटोरेगा. ठीक, हर हेड एक रिपोर्ट बनाएगा. रिपोर्ट में क्या लिखेगा? क्या क्या कंप्लायंसेस हैं, क्या क्या नॉन कंप्लायंसेस हैं, प्लस एक डिक्लेरेशन कि भाई मैं सच्चा आदमी हूं, जो इंफॉर्मेशन यहां से आई है वही मैं आगे बढ़ा रहा हूं. ठीक है, मैंने इसमें कोई हेरा फेरी नहीं करी है. राइट, समझ में आ गई बात. अब ये वो किसको देगा? कंपनी सेक्रेटरी को. ठीक, कंपनी सेक्रेटरी इसको डिस्कस किससे करेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर. अच्छा हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर यहां पे अपना ओपिनियन भी बताता है. ठीक है, सो मैनेजिंग डायरेक्टर इस रिपोर्ट को कंपाइल करेगा पूरा सब, उसमें अपना ऑटोग्राफ देगा. ऑटोग्राफ देने के बाद अपना ओपिनियन ऐड करेगा एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट कर देगा. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख लेगा कि ये सब प्रॉपरली कैसे इंप्लीमेंट कराना है. नाउ ये प्रॉपरली एक के बाद एक इंसान के पास कैसे जाएगा? जब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका प्रॉपर होगा. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या? जब फंक्शनल हेड प्रॉपरली इसको इन्फॉर्म करे, जब इसको इन्फॉर्म करे एंड देन ये इसको, तब ये सब चीजें प्रॉपरली हो रही होगी, तभी वो चीज पॉसिबल है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक सही इंफॉर्मेशन जाए. ठीक है, अगर कंपनी सेक्रेटरी अपना काम अच्छे से नहीं करता तो मैनेजिंग डायरेक्टर के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन जाएगी क्या? नहीं. अगर फंक्शनल हेड्स ने इंफॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट नहीं करी तो कंपनी सेक्रेटरी के पास अच्छे से जाएगी क्या? नहीं. अब आप ऐसे समझो, अपन लोग जब एक कोई रूमर सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, इसने बोला उसको कि मैम ने उसको चांटा मारा. ठीक है, मैम ने कोई भी एक बंदे को चांटा मारा. ठीक, वेरी वेरी मतलब इतनी एक्साइटिंग न्यूज है. उसने जाके मुक्ता को बताया मैम ने चांटा मारा प्लस घूसा मारा, एंड ये रूमर बढ़ती है. राइट, इट स्प्रेड्स लाइक अ फायर. होता है कि नहीं? उसने बोला नहीं, घूसा भी मारा, चप्पल भी मारी, लात भी मारी, सब मारा, ऐसे करके बढ़ता गया. राइट, सो इन्फॉर्मेशन कभी भी देखना स्टार्टिंग से एंड तक क्लियर नहीं आएगी. सेम इन्फॉर्मेशन यहां से वहां नहीं आएगी. राइट, बात समझ में आई? प्रैक्टिकल बात है. वैसे ही अगर ये रिपोर्टिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा ना तो ये यहां से इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक जानी है. कितने लोग हैं बीच में? फंक्शनल हेड, सीएस, मैनेजिंग डायरेक्टर. कितने लोग उसमें अपने अपना मैनिपुलेशन करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक लेके जाएंगे. आगे बात समझ में? सो ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जब तक आपका प्रॉपर नहीं हुआ, ये रिपोर्टिंग प्रॉपरली नहीं होगी. ये बात समझ में आई सबको? फटाफट ये प्रोसीजर नोट डाउन कर लो. इसका मतलब क्या है? फंक्शनल हेड इंफॉर्मेशन ले रहा है. अब जितने डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट का फंक्शनल हेड है,
हर फंक्शनल हेड इंफॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है, एक फंक्शनल हेड नहीं है, जितने डिपार्टमेंट्स हैं उतने फंक्शनल हेड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसकी रिपोर्ट कंबाइन करके आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है क्या? दिख रहा वहां से सबको? दिख रहा कि हौच पौच दिख रहा है? दिख रहा? कॉपी कर लो फटाफट। हो गया सबका कॉपी? नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्लीज सब लोग एक थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ आना। अपने कंपनी लॉ के बेसिक्स मस्त तरीके से रिवाइज होने वाले, ठीक है? कुछ रटना नहीं है अपन ने, वहां पे भी पूरा अपन बेसिक्स रिवाइज करेंगे, ऑटोमेटिकली सब चीजें याद हो जाएंगी। अब घर जाके अपन ने करना क्या है, ये प्रोसीजर एक बार प्लीज वापस देखना एंड रीड करना, ठीक है? पॉइंट्स में दिया क्या है, तब आपको बेटर समझेगा ना, आपको लैंग्वेज समझ में आएगी कि लिखनी क्या है। अदरवाइज सब अपना 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 बना के कुछ लोग इतने एक्सपर्ट हैं जो पढ़ेंगे भी नहीं। मैम ने जो क्लास में डिस्कस किया है उसको मस्त अपनी इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, एकदम रापचिक इंग्लिश, एंड चेप देंगे पूरी, है ना? प्लीज जाके रीड कर लेना एक बार घर पे। ओके, तो फिर आज अपना होमवर्क क्या है? चार्ट 2 बार ड्रॉ करना है, ठीक है? प्रोसीजर लिखना किसी ने नहीं है, सिर्फ चार्ट 2 बार ड्रॉ करना है। चार्ट कौन सा चार्ट है ये? कंप्लायंस रिपोर्टिंग, ठीक है? बहुत बार कंप्लायंस रिपोर्टिंग का प्रोसीजर पूछा जाता है, काफी कॉमन क्वेश्चन है। किस्मत अच्छी रही आप लोगों की तो ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, भगवान करे। नहीं अच्छी रही तो कोई बात नहीं, अपन लोग स्टेटमेंट भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अपन उसमें भी ट्रेन होने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक? अगर किसी ने डायरेक्ट क्वेश्चंस में एग्जाम में भी गलती करी ना, बहुत 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 झाड़ खाने वाले हो तुम लोग, ठीक है? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में प्लीज कोई गलती मत करना, ठीक? एंड इट इज ऑलवेज फीजिबल कि चार्ट बना देना फिर लिखना चालू करना, ठीक? लिखने के बाद चार्ट मत बनाना, पहले चार्ट बनाना फिर लिखना चालू करना, ठीक है? फॉर्मेट अपन वही रखेंगे। हो गया सबका कॉपी करके? बढ़े आगे। तो ये था अपना कंप्लायंस रिपोर्टिंग। इसके साथ अपना कंपनी सेक्रेटरी का रोल खत्म होता है। दिख गया यहाँ पे कंप्लायंस रिपोर्टिंग सबको, ठीक? नेक्स्ट सप्ताह आने वाला था कंप्लायंस रिस्क रिव्यू एंड अपडेशन। आप लोगों को छोटू सा पैराग्राफ दिख रहा है वहां पे, वो छोटू सा है नहीं, ठीक है? अभी वहां पे ऐड करा नहीं गया है, आपको एक पेज मिलेगा अभी पूरा जो सिर्फ कंप्लायंस रिस्क रिव्यू एंड अपडेशन के ऊपर है, ठीक? उतना छोटू सा पैराग्राफ नहीं है, अपन को उतना सा नहीं पढ़ना है, अपन को एक पेज का पूरा पढ़ना है वो, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सो आई एम ट्राइंग कि वो थोड़ा कट डाउन हो जाए, मेमोरी टेक्निक्स अपन बना ले, उसको अपन एकदम एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो कमिंग डाउन टू ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, उस दिन अपन लोगों ने क्या समझा था भाई ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में? कि कुछ लोग, अपने जैसे लोग ही, ठीक है, अपने जैसे लोग ही जिनको सिर्फ 50% नॉलेज है, ठीक है, यही 50% लोग अपन क्या करते, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं भाई, सब एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहा है, राइट? कोई नॉलेज के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहा, कोई को इंटरेस्ट भी नहीं है। मैम जल्दी बोलो, जल्दी कंसेप्ट समझाओ, भागो, ठीक? कोई नॉलेज के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहा। मस्त अपन एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, उल्टी करते हैं पेपर में, पास हो जाते हैं, ठीक? पास भी हो गए, कंपनी सेक्रेटरी तो भी बन जाओगे, ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं, रैंक लाना जरूरी है, राइट? बन गए भाई कंपनी सेक्रेटरी। अभी कंपनी में बैठे तो हो, अकल है कि पूछ क्या रहा है, क्या करना है, पता है? कितने लोगों को यही नहीं पता कि आप सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स होते हो, पता है क्या? थैंक गॉड, ठीक है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटेरियल ऑडिटर होता है, वो भी अपन लोगों को आगे पढ़ना है, ठीक है? सो बहुत लोग ऐसे हैं, नो ऑफेंस, हो सकता है आप में से ऐसा कोई भी नहीं हो, लेकिन बहुत लोग हैं, ठीक है, जिनको पता ही नहीं है कि हमें वहां जाके करना क्या है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि इनको पता नहीं है, ठीक है? अब जब तक इनको पता नहीं है तो ये पेनल्टी भरने के, फाइन भरने के रिस्क तो हमारे ऊपर बने ही रहेंगे। तो सबसे पहला रिस्क मिटिगेशन टेक्निक शुड बी ट्रेनिंग, ठीक है? उनको ट्रेन करो। एंड आईटी, सारी आईटी कंपनीज सबसे अच्छा काम करती हैं, सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करती हैं, ठीक है? और वो एम्प्लॉयज को वहीं छांट लेती हैं कि इनको अंदर लाना है, इनको यहीं से भगा देना है, ठीक है? कितना अच्छा, कितने लोगों के लोग आईटी में काम कर रहे थे
था यहाँ पे कोई जिसका आईटी में काम कर रहा है? हाँ, किस में काम कर रहे हैं? इन्फोसिस। अरे परफेक्ट, इन्फोसिस, सब इन्फोसिस वाले ही होते हैं, ठीक है। ओके, माय सिस्टर इज आल्सो वर्किंग इन इन्फोसिस। उस दिन भी अपन ने ये चीज डिस्कस करी थी। इन्फोसिस वाले आर वेरी स्मार्ट। हाँ, जब वो लोग सिलेक्ट करते हैं ना किसी को, तो वो सबसे पहले भेजते हैं उनको मैसूर सड़ने के लिए, ठीक। कुछ नहीं है मैसूर में, कुछ भी नहीं है, लिटरली बस एक वो कैंप बना है इन्फोसिस का बहुत सुंदर सा, एंड इट्स एक्चुअली वेरी प्रिटी, ठीक है, बहुत सुंदर है वो। तो वहां पे लोग नए नए जाते हैं ऐसे अपनी कॉर्पोरेट लाइफ जीने के लिए, 6 महीने मराते हैं अपनी, 6 महीने बाद समझ में आती है कि भाई लगने वाली है, जीवन भर लगने वाली है, ठीक। तो ये क्यों भेजते हैं उनको मैसूर में वहां सड़ने के लिए? सड़ने के लिए नहीं भेजते, उनको वहां पे ट्रेन करते हैं, ठीक है। रोज उनको ट्रेनिंग दी जाती है, रोज उनके टेस्ट होते हैं, एक्चुअली उनके टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट आप जितना पास करते जाओगे उतने लेवल आगे बढ़ोगे, एंड तब आप जाके कंपनी ज्वाइन करते हो। सो जब अपन को पता चलता है ना कि प्लेसमेंट हो गया, इन्फोसिस में हो गया, विप्रो में हो गया, एक्चुअली प्लेसमेंट नहीं होता, वो ट्रेनिंग लगती है, ठीक। मैसूर में जाओगे आप, ट्रेनिंग आपकी होगी, जब आप उनको वो सेटिस्फाई होंगे कि हाँ भाई ये बंदा हमारी कंपनी हैंडल कर लेगा, सिर्फ तब आपको इधर उधर भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद भी पक्की बात है कि मरना तो है, ठीक है, मारना तो है, लेकिन वो आपको मारने के लिए भी तभी भेजेंगे जब उनको पता है कि आप मरवाने के लिए अपनी रेडी हो, ठीक है, समझ में आया। सो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर आईटी कंपनी में इससे पहले आप ज्वाइन करो ट्रेनिंग होती है। क्या पर्पस है ये ट्रेनिंग का? दे आर वेरी सेल्फिश, ठीक है, ये सब बहुत सेल्फिश है कि भाई अगर इनको ट्रेन नहीं किया तो सब इकट्ठे मिलकर हमें कंपनी को ले डूबेंगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि भाई इनको सिखा दो, पहले पैसा ज्यादा लग जाए, सिखा दो इनको, क्योंकि ये जो कंपनी को ले डूबेंगे वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। सो ट्रेनिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। रिस्क अगर आपको अपनी कंपनी से हटाना है तो सबसे पहले तो अपने एम्प्लॉयज को सिखा दो कि काम कैसे किया जाता है, ठीक है। सो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेन तो कर दोगे, वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी होना चाहिए, राइट। सो एक प्लान बनता है कि किसको, कौन से लेवल को एम्प्लॉय को कैसे ट्रेन करना है, ठीक है। जैसे कि आप कभी लॉयर्स के ऑफिस में गए हो? लॉयर्स के ऑफिस में गए हो कभी? नहीं। हॉस्पिटल गए होगे सब लोग? हाँ, हॉस्पिटल के स्टाफ को देखा है कभी? जैसे रिसेप्शन जाओगे पट 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 पूरा उसकी स्पीच रेडी होती है बताने के लिए, राइट। फिर आप और आगे जाओगे तो दूसरा बंदा अलग लेवल से ट्रेंड है, तीसरा बंदा अलग तरीके से ट्रेंड है, डॉक्टर अलग तरीके से ट्रेंड है ना, लेकिन हर कोई ट्रेंड है। सो ये ट्रेनिंग के लिए भी आपको एक प्लान बनाना पड़ता है कि अगर इस पोस्ट पे कोई आया तो उसको ऐसे करना है, इस पोस्ट पे कोई आया तो उसको ऐसे करना है, ठीक है। सुनाओ, ऊपर वाला प्लीज स्किप कर देना। अभी यहाँ क्या बात हो रही? एनुअल प्लान फॉर कंप्लायंस रिस्क रिलेटेड ट्रेनिंग मस्ट डेवलप अपडेटेड एंड मस्ट इंक्लूड क्या? सबसे पहले क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या, कहां ट्रेनिंग प्लान शुड इंक्लूड क्या? क्या बात पे ट्रेन करोगे? कि कंपनी की ऑब्लिगेशंस क्या है, दूसरी चीज उन ऑब्लिगेशन से रिलेटेड रिस्क क्या है, ठीक है, 2 चीजें। तीसरी चीज आप आइडेंटिफाई करोगे कि किस चीज की ट्रेनिंग उनको देनी है, ठीक है। जरूरी नहीं है हर इंसान को हर चीज की ट्रेनिंग देना जरूरी है, प्लस वो फीजिबल नहीं है, ठीक है। इतनी बड़ी कंपनी में आप हर इंसान को हर चीज की ट्रेनिंग नहीं दे सकते, ठीक है। अब जैसे एसोसिएट बैठा है, उसको एसोसिएट को क्लरिकल काम नहीं सिखा सकते ना, वो इंटरेस्टेड होगा सीखने में। क्लर्क जो है उसको आप एसोसिएट का काम नहीं सिखा सकते, राइट। सो आपको देखना पड़ेगा कि किसको किस टाइप की ट्रेनिंग देनी है, ठीक। देन टारगेट ऑडियंस, किसको एक्चुअली ट्रेनिंग देनी है, क्लर्क को ट्रेनिंग देनी, कि एसोसिएट को देनी, कि सीनियर को देनी, कि पार्टनर को देनी, ठीक। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग, मतलब कितनी बार देनी है, साल में कितनी बार ट्रेनिंग देनी है। सो पहला चीज यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ट्रेनिंग प्लान का, कि वो प्लान कैसे बनना चाहिए। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो, ऊपर वाली दोनों चीजें छोड़ो। सबसे पहले अगर अपन किसी को ट्रेन कर रहे हैं तो अपन तो ये आइडेंटिफाई करेंगे किसको ट्रेन करना है, तो हमारी ऑडियंस कौन है, ठीक है, उसको कितनी बार ट्रेन करना है, ठीक, क्या टेक्निक से ट्रेन करना है, समझ में आ रहा है लिंक। चौथा, उसको ये बताना जरूरी है कि कंपनी के ऑब्लिगेशंस क्या है एंड इन ऑब्लिगेशन से रिलेटेड रिस्क क्या है, ठीक है। सो प्लान में सबसे पहली चीज क्या बताना जरूरी है, किसको ट्रेन कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस क्या है, ठीक है। फिर इसको कितनी बार ट्रेन करने की जरूरत है। तीसरी चीज, कैसे ट्रेन करोगे, टेक्निक, ठीक है, क्या टेक्निक आपको अप्लाई करनी है। चौथा, कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस क्या है, एंड पांचवा, इन ऑब्लिगेशन से रिलेटेड रिस्क क्या है, ठीक है। तो ये इसी सीक्वेंस में याद करना, क्योंकि वो लिंक बन के आपको बेटर याद होगा। आगे बात समझ में, ये क्या था, ये किस बारे में बात कर रहे थे अपन लोग, ट्रेनिंग प्लान शुड इंक्लूड ये, ठीक। अब आओ ऊपर, ये वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, अवेयरनेस दिख रहा, दिखा क्या सबको? यहाँ पे वर्ड क्या था, एनुअल
प्लान। अब समझ में आ रहा है इंस्टीट्यूट आपको उल्लू कैसे बनाने वाला है पेपर में? समझ में आया क्या किसी को? वो आपको देगा क्वेश्चन अवेयरनेस का, आप प्लान लिख के आओगे। वो क्वेश्चन देगा आपको प्लान का, आप अवेयरनेस लिख के आओगे। समझ में आई? बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, बहुत कॉमन मिस्टेक है कि उन्होंने ट्रेनिंग पूछा, हम लोग को याद ही नहीं रहता कि ऊपर अवेयरनेस की बात हुई थी, यहाँ प्लान की बात हो रही। डिफरेंस है अवेयरनेस और प्लान में। अवेयरनेस में ऊपर बोल रहा है कि एक एम्प्लॉय को क्या पता होना जरूरी है। क्या पता होना जरूरी है? प्रैक्टिकली सोचो, छोड़ दो सब लोग नोट्स छोड़ दो सब लोग। क्या एम्प्लॉय को प्रैक्टिकली पता होना जरूरी है? सबसे पहली चीज क्या पता होना जरूरी है? कंपनी के कौन से लॉज हैं, कंपनी के ऊपर कौन से लॉज अप्लाई हो रहे हैं। दूसरा, ये लॉज से रिलेटेड रिस्क क्या है, ये पता होना जरूरी है। नीचे क्या बात हो रही थी लेकिन, कि जो प्लान, आप जो प्लान बना रहे हैं ट्रेन करने के लिए, आपको किसके हिसाब से क्या क्या चीजें कंसीडर करके वो प्लान बनाना है। सो ऊपर क्या बारे में बात हो रही? अवेयरनेस। नीचे क्या बात हो रही? ट्रेनिंग प्लान। प्लीज यहां पे बड़ा बड़ा लिख लो, अवेयरनेस की बात हो रही यहां पे। नीचे क्या बात हो रही? प्लान की। प्लान पूछ रहा है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना। अगर प्लान पूछ रहा है तो नीचे वाले 5 पॉइंट्स आएंगे, अगर अवेयरनेस पूछ रहा है तो ऊपर वाले 5 पॉइंट्स आएंगे। ठीक है? सिर्फ ट्रेनिंग पढ़ के चालू मत हो जाना झाड़ना। ठीक है? प्लीज देखना कि ऊपर वाले 5 पॉइंट्स हैं कि नीचे वाले 5 पॉइंट्स हैं। एंड फॉर श्योर इंस्टीट्यूट कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है 90% बच्चे इस चीज में गलती करेंगे। अवेयरनेस में प्लान एंड प्लान में अवेयरनेस। 2 मिनट लो, फटाफट 5 पॉइंट्स ऊपर वाले, 5 पॉइंट्स नीचे वाले रीड करो एंड आइडेंटिफाई करो क्या वहां पे कोई डिफरेंस है। फटाफट। समझ के पहले ऊपर वाले 5 पॉइंट्स, देन उनको अपने जहन में बसाओ, फिर नीचे वाले 5 पॉइंट्स पे आना आराम से। हुआ सबका रीड करके? लग रहा है क्या किसी को कोई डिफरेंस है? ऊपर के 5 पॉइंट नीचे के 5 पॉइंट में सेम है? अपना ओपिनियन बताओ। हो सकता है किसी को डिफरेंस लग रहा हो सकता है किसी को ना लग रहा हो। लग रहा है क्या किसी को कोई डिफरेंस है ऊपर के 5 पॉइंट नीचे के 5 पॉइंट्स में? मेजॉरिटी क्या है कि नहीं है? कितने लोग हैं जिनको नहीं लग रहा डिफरेंस? कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को नहीं लग रहा डिफरेंस? डिफरेंस है। सो एक चीज क्लियर है, आप अवेयरनेस का प्लान और प्लान का अवेयरनेस नहीं कर सकते। ठीक है? बात क्या बारे में कर रहे हैं अपन? ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है? ध्यान से समझना, ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के 2 पहलू हैं। एक तो आप जिन बंदों को ट्रेन कर रहे हैं उनको क्या चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको क्या पता होना चाहिए। एक तो अपना पेटेंट है, ठीक है, एक तो अपना पक्की बात है, क्या पता होना चाहिए? सारे लॉज। दूसरा, उनसे रिलेटेड रिस्क। ठीक है? तीसरा, ओनरशिप, अथॉरिटी। ठीक है? कौन कौन सी रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? प्रैक्टिकली चीज सोचते हुए चलो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से लॉज अप्लाई हो रहे हैं, इन लॉज से रिलेटेड रिस्क क्या है, देन इन रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, देन कंपनी कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर रही है। ठीक है? एंड ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुई तो आपको क्या ऑब्लिगेशंस फेस करनी पड़ सकती है। सो ये चीजें अगेन अपन को रटनी नहीं है। ठीक? समझो वो क्या बात कर रहा कि आप एक एम्प्लॉय हो कंपनी के तो आपको क्या चीज पता होनी चाहिए। ठीक है? जब हमें पता है कि आपको हमें क्या बताना है, उस हिसाब से हम प्लान बनाएंगे ना। ठीक है? तो फिर आते हैं हम लोग प्लान पे। प्लान में हम लोग सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते हैं? सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते हैं? ऑडियंस। ठीक है? किसको ट्रेन करना है। नेक्स्ट, अब इसको कितनी बार ट्रेन करना है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 में साल बार, कितनी बार ये सीख जाएगा ट्रेन करने से। तीसरी चीज, कैसे ट्रेन करना है, व्हाट शुड बी दी टेक्निक्स। नेक्स्ट, अगेन अपना पेटेंट पॉइंट,
रिस्क क्या क्या, अपने पास लॉस कौन कौन से पता होने चाहिए एंड उनसे रिलेटेड रिस्क क्या है। ठीक है, अब किसी को चाहिए तो ऐसे आप 2 चार्ट्स बना के वहां पे बना लो, नहीं चाहिए आपको ऐसा ही होता है तो प्लीज सिर्फ भावनाओं को समझो। भावनाएं आपको इतना बताने की है कि ऊपर अवेयरनेस की बात हो रही एंड नीचे प्लान की, एंड आपस में वो दोनों पॉइंट्स कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। ठीक, तो प्लीज कोई पेपर में गड़बड़ नहीं करना। अगर कंप्लायंस मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहली चीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कंसेप्ट ट्राई करो याद करने का, किस टॉपिक की बात हो रही। ठीक है, फिर एनालाइज करो कि वो टॉपिक में भी स्पेसिफिकली आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, जब अपन लोग पेपर सॉल्विंग पे आएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि पार्ट ए रटने का है, इजी है, लेकिन इंस्टीट्यूट इज वेरी स्मार्ट और वो यहां पे भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, इसलिए आई एम सेइंग कि लेसन राउंड अप वाले जो सेंटेंसेस हैं वो अपन देखेंगे एकदम हर चैप्टर के बाद देखेंगे, ताकि अपन को क्लियर रहे कि वो सेंटेंस पढ़ के कौन से कंसेप्ट की बात हो रही है। ठीक है, पेपर में वहां जाके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, एंड जितने अपने टेस्ट होंगे अपन ट्राई करेंगे ज्यादा अपन कमेंट वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि अपन को कमेंट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, या तो ये चैप्टर कल खत्म हो रहा है, ठीक है, ये संडे कोई क्लास नहीं रखेंगे अपन, एक हफ्ता ये वाला चिल रखते हैं, नेक्स्ट संडे से एवरी संडे क्लास होगी। ठीक है, सिलेबस अपन ने टाइम से खत्म करना है, फालतू का खींचना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, इसलिए अपन संडे टू संडे क्लास रखेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? अगर ये सैटरडे चैप्टर खत्म होता है तो टेस्ट कब होना है? ट्यूसडे या वेंसडे? ट्यूसडे या वेंसडे आपका कॉल है। ट्यूसडे या वेंसडे कब देना है टेस्ट? आप लोग बोलो, क्योंकि उस दिन फिर देन आई वांट कि एवरीबॉडी शुड बी प्रेजेंट। तो ट्यूसडे या वेंसडे किस दिन देना है टेस्ट? ट्यूसडे। ट्यूसडे संडे मिल रहा प्रॉपर पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर मंडे खत्म होता है चैप्टर अपना तो अपन वेंसडे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, वैसे मोस्ट प्रॉब्ली कल अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो ट्यूसडे रखते फाइनल। डेट क्या है ट्यूसडे को? आज क्या है? 17, 18, 19, 20, 21, 22 है कि 23 है? आज 17 है ना, सो 18, 19, 20, 21, 21 है ना? 21 को ट्यूसडे को अपना टेस्ट है। मैम कौन से चैप्टर का? तो चैप्टर नंबर 1। ठीक, क्लियर है? लेकिन लोगों को आता है ना डाउट, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कौन कौन अभी बता दो टेस्ट नहीं दे रहा? अच्छा हाँ, वेरी सिंपल रूल, जो टेस्ट नहीं दे रहा बिल्कुल मत दो, अगले दिन 2 बार चैप्टर पूरा टेस्ट लिख के ले आना। ठीक है, वेरी सिंपल। नहीं तो हमें टेस्ट के एक दिन पहले बता देना कि आपका क्या महान जेन्युइन रीजन है जिस वजह से आप टेस्ट नहीं देने आने वाले हो। ठीक है, अदरवाइज वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इशू है, आप नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, 2 बार टेस्ट दे देना। ठीक है, सेम पेपर आपको 2 बार लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं, और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हो गया क्या यहाँ तक सबका? क्या करें? हाँ हाँ, अच्छा वहां पे नोट्स में, यहाँ पे लॉज एंड उससे रिलेटेड रिस्क। हाँ, आपसे अवेयरनेस पूछ रहा तो अपन के ऊपर वाले पॉइंट्स याद रखने। मतलब हाँ, टेक्निक्स नहीं लिखनी वहां पे, वहां टेक्निक्स है ही नहीं, वो इन जनरल बात कर रहा है कि आपको किन चीजों से अवेयर होना चाहिए। कहाँ पे? वो कौन सी, वो वहां पे वो टेक्निक्स की बात नहीं हो रही। अरे बाप रे बच्चों, एक बार पॉइंट ही डिस्कस कर लेते हैं अपने। आ जाओ यहीं पे, आ जाओ वापस नोट्स पे। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, अपन पॉइंट ही डिस्कस कर ले रहे हैं पूरे, कोई बात नहीं। ठीक है, आ जाओ सब लोग यहाँ पे, आ जाओ एक बार फटाफट, कुछ नहीं टाइम लगता, 2 मिनट में पॉइंट डिस्कस करते फिर आगे बढ़ते। सबसे पहला अवेयरनेस की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे क्या था? अवेयरनेस। ठीक है, प्लान की बात नहीं कर रहे, क्या बात कर रहे हैं? अवेयरनेस। अवेयर होना चाहिए एक एम्प्लॉय को, एज अ एम्प्लॉय क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले कंपनी का फ्रेमवर्क,
कंपनी बनी कैसे है, क्या डिपार्टमेंट है, किसके नीचे कौन है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, ये पूरा फ्रेमवर्क, ठीक है। देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आउटलाइंड इन पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क। अब इस फ्रेमवर्क में किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लाई करना, सीनियर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको सुपरवाइज करना, देन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आगे रिपोर्ट करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऊपर जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना। सो यू शुड अंडरस्टैंड कंपनी का फ्रेमवर्क क्या है, प्लस कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तीसरी चीज कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस, वर्ड ढूंढा करो, जो वर्ड आपको समझ में आते हैं ना वो वर्ड ढूंढा करो, बस अपने उसके बाद लिखना चालू कर देना, ठीक है। जरूरी नहीं है एकदम बुकिश लैंग्वेज छाप के आनी। कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस पता है अपन को क्या है, ठीक है। कंप्लायंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाइड इन द कंप्लायंस चार्ट, पढ़े हैं अपन लोग ये चीज कि क्या क्या कंपनी के ऑब्लिगेशंस हैं, तो तीसरी चीज अपन ने वो पता होनी चाहिए। चौथी कंप्लायंस इश्यूज। अब कंप्लायंस इशू क्या है, कंप्लायंस रिस्क, ठीक है। वर्ड डिफरेंट यूज कर दिया, लेकिन अगेन उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब लास्ट चीज, अगर आप इस कंप्लायंस को, इन रिस्क को प्रॉपरली एड्रेस नहीं करते हो तो आपको क्या क्या ऑब्लिगेशंस फेस करनी पड़ेगी। अभी यही बात समझ में, ठीक है। तो एक ऐसे सोचो, अगर आप खुद एक कंपनी में आज आपका प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, एक सीएस बन के आप कंपनी में जाते हो, तो सबसे पहली चीज आपसे क्या एक्सपेक्ट करी जाएगी कि आप कंपनी को समझो, ठीक है। आप कंपनी को समझो, कंपनी में ये समझो कि आप किसको आपको रिपोर्ट करना है और आप किसके अंडर काम करने वाले हो, कौन आपके अंडर काम करने वाला है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है, राइट। देन एज अ कंपनी, एक कंपनी के ऊपर कितनी रिस्क है, वो रिस्क को कैसे एड्रेस करती है और नहीं करती है तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी, ये बेसिक चीजें हैं जो हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको रटने नहीं हो रहा, समझने नहीं हो रहा, तो आप ऐसे समझ लो कि अब आप एक जगह पे प्लेस्ड हो गए हो, आप काम करने जाने वाले हो, तो ये 5 चीजें आपको पता होनी जरूरी है। दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है। अब प्लान आपके लिए नहीं है, प्लान एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, प्लान किसके लिए, कंपनी के लिए, ठीक है। कंपनी प्लान बनाएगी कि आप लोगों को इन सब चीजों की अवेयरनेस देनी कैसे। अब आए दोनों का मतलब समझ में। पहला काम है एम्प्लॉय का, कि एम्प्लॉय को क्या क्या पता होना चाहिए। दूसरा है कि ये प्लान के थ्रू ये अवेयरनेस की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इन लोगों को पहुंचानी कैसे है। आई बात समझ में, अभी सबको बात समझ में आई, ठीक है। प्लान के थ्रू ये जो अवेयरनेस के अपन ने ऊपर बात करी है ये कैसे देनी है, उसके लिए हम लोग वो प्लान बनाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग प्लान में पहले आइडेंटिफाई करेंगे क्या, कौन सी ऑडियंस है, ठीक है। इस ऑडियंस को ये अवेयरनेस देने के लिए कितनी बार ट्रेन करना पड़ेगा, ये अवेयरनेस देने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड देन अपना हमेशा का पुराना कौन से लॉज उनको पता होने जरूरी है। अब जैसे सेल डिपार्टमेंट वाले को अगेन सोगा से ही मतलब है, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट वाले को डेटा प्रिवेसी लॉज से मतलब है। अब कोई जरूरी है कि इनको भी हम सोगा समझाएं, उनको भी हम आईटी समझाएं, नहीं, राइट। सो कौन से लॉज की नॉलेज देना जरूरी है एंड इन लॉज से उनको क्या रिस्क है। अब आई बात सबके समझ में आ गई क्या। सो ऊपर इस अवेयरनेस जो हर एम्प्लॉय को होनी चाहिए। अब ये अवेयरनेस अपन को कैसे देनी है इनको, उसके लिए हम लोग एक ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी जरा फ्लैशबैक में जाओ, कंप्लायंस रिपोर्टिंग पे गए सब लोग, गए फ्लैशबैक पे, आ गए सब लोग, कंप्लायंस रिपोर्टिंग पे आ गए सब लोग, ठीक है। कंप्लायंस रिपोर्टिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, 2 वर्ड्स जो अपन मिस कर गए, साइक्लिकल रिपोर्टिंग एंड इंसिडेंटल रिपोर्टिंग का वर्ड किसी ने सुना है। साइक्लिकल, एकदम आराम से, डरना नहीं है किसी ने, एकदम प्यार से। साइक्लिकल एंड इंसिडेंटल सुना है। अच्छा रुको 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 रुको, चिल चिल, अपन आते पहले साइक्लिकल पे। साइक्लिकल से कुछ समझ में आ रहा, क्या बोलना चाह रहा, यस, एक साइकिल में, ठीक है। सो रिपोर्टिंग की बात हो रही, रिपोर्टिंग 2 टाइप की होती है। एक साइक्लिकल रिपोर्टिंग, मतलब एनुअली आपको रिपोर्ट करते रहना, या मंथली आपको रिपोर्ट करते रहना, या क्वार्टरली या वीकली, ठीक है, या डेली बेसिस पे, सो दैट इज साइकिल। आ गई समझ में बात। इंसिडेंटल मतलब, यस, इंसिडेंट, ठीक। इंसिडेंटल मतलब वर्ड पकड़ो, इंसिडेंट, जब कोई इंसिडेंट होगा, जब कोई कांड होगा तब रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो 2 टाइप की रिपोर्टिंग होती है, एक तो जो आपको करनी है, पीरियोडिकली करनी है, दूसरी चीज जो जब कोई कांड होगा तब करनी है, ठीक है। सो 2 टाइप की रिपोर्टिंग है, कौन सी, साइक्लिकल एंड इंसिडेंटल। थोड़ा जोर से बोलो प्लीज। पहला है साइक्लिकल एंड दूसरा इज इंसिडेंटल। समझ में आ गई। डरे हुए क्यों हैं बच्चे लोग तुम लोग इतना, अभी डर लग रहा है क्या अभी भी इस सब्जेक्ट से, हाँ। सबकी शक्लें ऐसी भयानक सी लग रही है एकदम, समझ में आ रहा क्या,
हाँ, कि उड़ गया दिमाग के ऊपर से सब लोग। हो गया रिपोर्टिंग, गया अभी रिपोर्टिंग, वापस आ जाओ। ठीक है, प्रेजेंट में वापस आ जाओ। कहाँ थे अपन लोग? ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अभी सबको अवेयरनेस एंड प्लान का डिफरेंस क्लियर है? कोई गलती तो नहीं करेगा? श्योर? ठीक है। अब अगेन आई एम सेइंग दिस, अवेयरनेस मतलब आपके लिए, प्लान मतलब ये अवेयरनेस आपको कैसे पहुंचानी है। अभी आपका डाउट क्लियर हुआ? समझ में आया? श्योर? और कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग टाइम वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? श्योर? बढ़े हम लोग आगे? इस साइड क्लियर है? क्लियर है पक्का? श्योर? बढ़ जाए आगे? चलो, कंप्लायंस ऑडिट अपन स्किप करेंगे। आहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतनी देर से बकवास कर रहे हैं, कंप्लायंस रिपोर्टिंग, कंप्लायंस रिपोर्टिंग, कंप्लायंस मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है भाई इस कंप्लायंस मैनेजमेंट की? आई गेस ये तो अभी तक चीजें लोगों को रट जानी चाहिए। क्या इंपॉर्टेंस है कंप्लायंस मैनेजमेंट की? सबसे पहले तो नोट बंद कर दो, नोट्स बंद कर दो। इतने स्मार्ट बच्चे देख देख के चार पांच पॉइंट बोल देंगे। फटाफट तेजी से नोट्स बंद कर दो। यार आप लोग कितने कितने साल के हो सब लोग? 21 22 21 22 21 22, चलो ठीक, 20 21 22 20 21 22 20 21 22। हाँ, कितने मरे हुए रहते हो। आजकल के बुड्ढों को भी देखा है कितने फुर्तीले रहते हैं वो लोग। नोट्स बंद मतलब फट से बंद। अभी ये क्या है? फट से बंद मतलब जल्दी जल्दी डिस्कस करके खत्म करेंगे ना, आराम से फालतू ही क्लास को बोरिंग बना रहे। ठीक है, हाँ, कहाँ थे अपन लोग? इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट। भाई इतनी देर से बकवास कर रहे हैं, कंप्लायंस मैनेजमेंट, फ्रेमवर्क, सिस्टम, चार्ट, फलाना ठिकाना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बना रहे थे ये अपन लोग? चले जाओ एकदम फ्लैशबैक में, एकदम फ्लैशबैक में जब अपन शुरू ही करे थे चैप्टर। जा रहे क्या? आराम आराम से जाओ, थोड़ा तेज तेज जल्दी जल्दी। गए क्या? समझ में आया क्या? क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कोई बता सकता क्या? अच्छा, ओके, वेरी नाइस प्यारे बच्चों। रेप्यूटेशन एंड क्या दिख नहीं रहा क्या? राइटिंग इंप्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे बहुत इंप्रूवमेंट है। हाँ, रेप्यूटेशन और तो वो तो पेनल्टीज वगैरह में आ गया ना, अवॉइड करना। हाँ, इजी फंडिंग क्यों? तो वो रेपुटेशन में आ गया। रेपुटेशन इंप्रूव होगी तो आपको फंडिंग मिलेगी, शेयर होल्डर्स आएंगे, स्टेक होल्डर्स आएंगे, एंड वगैरह 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 वगैरह। हाँ, और ओके, हाँ बोलो बोलो, उसके बाद अपन टेक्निकल भी डिस्कस करेंगे, बुक की लैंग्वेज भी अपन पढ़ेंगे। ऑब्वियसली ये नहीं लिखेंगे पेपर में, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो तो बोलो। कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम का बेनिफिट क्या है, क्यों बना रहे हैं अपन लोग? ठीक है, तो अपन कंक्लूजन पे आ जाएं क्या? अभी किसी के दिमाग में और कोई पॉइंट्स है क्या? हाँ, कितनी जल्दी फट से नो मैम, क्यों? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बंद नहीं होता ना ना बेटा। गवर्नमेंट नए नए तरीके ढूंढती रहेगी कैसे इंटरवीन करना है बीच में। आपने एक छोटी सी गलती करी है, गवर्नमेंट आएगी। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बंद नहीं होता, ये थ्योरेटिकल बातें हैं, प्रैक्टिकली कभी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के दिमाग में पूरा टाइम 24 घंटे यही चलता है कि कैसे जाके गला दबाना है इनका, कैसे इनको और अकाउंटेबल बनाना है। हाँ, और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा क्या? कंक्लूड करें इसी चीज को। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक ही बेनिफिट है मोटा मोटी, कि रिस्क अवॉइड होती है ना, मोटा मोटी एक ही बेनिफिट है। ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सुनो। ठीक, ये सुनना प्लीज ध्यान से, तो आप लोगों को वो सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर आप एक फ्रेमवर्क कंपनी में बना लेते हो, ठीक है, अपन क्यों बना रहे थे वो फ्रेमवर्क, कि भाई ये जो रिस्क अपन को अनइंटेंशनली, इंटेंशनली कर रहे हैं कि हम कुछ इंटेंशनली आप कर रहे हो तो आप पकड़े जाओगे। ठीक है भाई, करम ही खराब है तुम्हारे तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम फ्रेमवर्क बना लो, चाहे तुम डिब्बा डिब्बी बना लो, कुछ नहीं होगा। राइट, तो करम की तो बात ही नहीं कर रहे अपन, अनइंटेंशनल। ठीक है, क्या डिसाइड किया था अपन ने कि कंपनी के पास बहुत काम है भाई करने, और कितने लॉज हैं कंप्लाई करने को, तो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो ये अनइंटेंशनल चीजें अवॉइड करने के लिए अपन ने फ्रेमवर्क बनाया था। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। ठीक है, एक दीवार बन जाती है कि भाई एटलीस्ट ये दीवार अपन को प्रोटेक्ट कर रही है अभी, कि नॉन कंप्लायंसेस, कुछ अनइंटेंशनल नॉन कंप्लायंसेस ना हो। ठीक है, ये फ्रेमवर्क अपन इसलिए बनाते हैं। तो दिस इज सेफ्टी वॉल्व,
ठीक है, एक सेफ्टी वॉल क्रिएट हो जाती है कि अपने एटलीस्ट अनइंटेंशनल नॉन कंप्लाइंसेस खत्म नहीं तो कम हो जाए। ठीक है, अब इन नॉन कंप्लाइंसेस की वजह से अगर अपन को पेनल्टी देनी पड़ती, फाइन देना पड़ता, तो अपनी कॉस्ट लग रही थी। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? तो ये कॉस्ट रिड्यूस हो गई। ठीक है, अब अगर आप खुद सोचो, आप एक कंपनी हो, ठीक है, कंपनी की तरफ से सोचो, आप एक कंपनी हो, आप सारे लॉस से कंप्लाई कर रहे, तो मार्केट में रेपुटेशन तो ऐसी चौड़ में हो, ठीक है ना, पूरे चौड़ में हो। तो दूसरी चीज क्या है? रेप्यूटेशन। एंड रेप्यूटेशन से रिलेटेड क्या होता है? गुडविल। आई क्या समझ में? रेप्यूटेशन से रिलेटेड क्या होता? गुडविल। तो सबसे पहली चीज क्या है? एक तो सबसे पहला वो आपके अगेंस्ट एक सेफ्टी वॉल क्रिएट कर देता, राइट? ओडोमॉस, ओडोमॉस क्या करता है ना, देखा है क्या एड में? ये बच्चा है तो उसके अराउंड ऐसे ऐसे एक लेयर बना देता कि भाई मच्छर यहाँ घुस नहीं सकते, राइट? है ना, यही करता ओडोमॉस भी, वही कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम करता। ठीक, एक इनविजिबल दीवार खड़ी कर देता है, क्या कि भाई कोई अनइंटेंशनल नॉन कंप्लायंसेस ना हो। अब वो नॉन कंप्लायंसेस नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जो फालतू की कॉस्ट लगती पेनल्टी वगैरह में वो कम हो गई। बात समझ में आ रही? कम हो गई। अब पेनल्टीज कम लग दे रहे हो आप लोग तो ऑब्वियसली मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है। ठीक है, रेपुटेशन अच्छी है तो गुडविल अच्छी है। समझ में आए? एंड गुडविल अच्छी है देन यस स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट बना रहता है, प्लस गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होता है। ठीक है, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली वैसा कुछ नहीं होता। सो ये बात समझ में आई सबको? याद होगा अभी ऐसे। सबसे पहली चीज एक सेफ्टी वॉल क्रिएट होती है। ठीक है, अब अगर अपने पास सेफ्टी है तो जो कॉस्ट लगती पेनल्टी देने के लिए वो ऑटोमेटिकली कम हो गई। ठीक है, अभी पेनल्टी कम देनी पड़ रही तो रेपुटेशन तो है ही अच्छी, पूरी मार्केट में चौड़ से तो हम घूम ही रहे। जैसे कि रिलायंस, ठीक है, रिलायंस पूरे एटीट्यूड में कि भाई बीट करके बताओ। ठीक है, कितने स्टाइल से जियो वाली स्कीम इंट्रोड्यूस करी, सबको खा गया, सारी कंपनी को खा गया। इसके बाद उसको जो फ्री था उसमें चार्ज लगा दिया, कितना 499, 399, 599, राइट? कितना स्मार्ट टेक्निक था। कोई बीट कर पाया क्या जियो को? नहीं। सो रेपुटेशन भी बनी हुई है, ठीक, और गुडविल भी है मार्केट में। समझ में आया? अब आते हैं अपन टेक्निकल बात पे। सबसे पहला सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल वर्ड आया, इमेजिन किया किसी ने? दीवार, इनविजिबल दीवार, ठीक है, ओडोमॉस, कूल। कॉस्ट सेविंग्स, ठीक है, कौन से कॉस्ट सेविंग्स की बात हो रही है यहाँ पे? यस, पेनल्टीज, फाइन्स, लिटिगेशन। लिटिगेशन किसी को नहीं याद हो रहा, कोई बात नहीं। पेनल्टी फाइन कम होता कंपनी के अगेंस्ट केसेस कम होते, ठीक, तो उससे क्या होता? बेटर ब्रांड इमेज। समझ में आई? तीसरी चीज क्या थी? गुडविल। ठीक है, एंड अगेन, ठीक है, ये पॉइंट अपन ने डिस्कस नहीं किया, गुडविल पे बात आ रही। अगर अपनी रेपुटेशन अच्छी है तो वी ऑब्वियसली बिकम अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। कॉर्पोरेट सिटीजन मतलब क्या? कि हम सारे लॉज रेगुलेशन से कंप्लाई कर रहे हैं। ठीक, सो गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। एंड अगर आप सारे लॉज से कंप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है। क्रेडिबिलिटी अच्छी क्या होती है? अगर आपको कहीं से लोन लेना हो तो भी आपको इजीली मिलता है। स्टेक होल्डर्स को आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हो तो भी वो बिना सोचे प्यार से आराम से आप पर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, सबसे पहली चीज तो एक वॉल क्रिएट करता है। वो वॉल की वजह से हमारे कॉस्ट कम हो रहे हैं। अब वो कॉस्ट कम हो रहे हैं तो हमारी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है तो गुडविल अच्छी है। ठीक है, अब हम कंप्लाई कर रहे हैं इतनी सब चीजों से, सब प्रॉपर गवर्नेंस मेंटेन की है, तो वी आर अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। ठीक है, प्लस हमारी क्रेडिबिलिटी एनी टाइम बेटर है। समझ में आया कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी में? समझ में आ गई बात? फटाफट 1 मिनट लो, पूरे पॉइंट्स रीड कर लो। अच्छा, एक काम करो, पहला वाला पॉइंट तो इग्नोर कर दो। ठीक है, 7 पॉइंट से इग्नोर करा ऊपर वाला तो भी 6 पॉइंट बचते अपने पास। 6 के 6 अपन को याद होगा एनीवेज भी। ओके, ऑल्सो पेपर में जब पॉइंट लिखने आए एंड 5 मार्क्स का आंसर है तो 6 पॉइंट्स आते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, 6 के 6 लिख दो। ठीक है, ऐसा नहीं है मैम 6 नंबर दे देगा, क्या नहीं, 5 नंबर में 5 ही देगा। लेकिन इफ एट ऑल उसे कुछ लगता है कि ऊपर वाला पॉइंट गलत था तो वो इसका मार्क्स आपको काउंट करके 5 दे देगा। ठीक है, सो 6 से 7 पॉइंट आते, 7 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आई? फटाफट 1 मिनट लो, 7 पॉइंट नहीं 6 पॉइंट रीड करो एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो फटाफट, एक ही टॉपिक अपना आज का डिस्कस करना और बचा है। एकदम इसी लिंक के साथ याद करना एंड ये रिवाइज करते रहना, वरना बाद में भूल जाओगे।
हो गया क्या? हो गया? डन? बढ़े आगे? फटाफट बस 1 मिनट का डिस्कशन अपना और बचा है, अपन रिवाइज करेंगे, रैप अप करेंगे, बाकी अपन मिलेंगे फिर कल। ठीक? कल क्या है? सैटरडे, संडे तो नहीं है ना? सैटरडे, हाँ बस कल अपना चैप्टर मस्त वाइंड अप हो जाएगा। लगा 15 मिनट एक्स्ट्रा लेके लेसन राउंड अप डिस्कस करके ही अपन चैप्टर वाइंड अप करेंगे, वरना वो जीवन में कभी भी डिस्कस नहीं हो पाएगा। ठीक है? ठीक है? एंड वो पेपर में गलती होनी ही है। चलो आ जाओ, सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या बताना चाह रहा भाई? सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट का आपस में रिलेशन क्या है? ठीक है? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, जब अपन वो फ्रेमवर्क बना रहे थे, सबसे पहला क्या काम कर रहे थे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। मैम इतनी बार बोल दिया आपने कि सपने में आएगा अभी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। चलो दैट अपार्ट, सबसे पहला काम कर रहे थे लॉज एंड रेगुलेशंस को आइडेंटिफाई करना। अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन से लॉज से कंप्लाई करना है, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। समझ में आई? भावनाएं समझ में आई क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है? अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कंपनी पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो अपन को कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, है ना? देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी नहीं है कोई बात नहीं, कंपनी का मिक्सचर है। देन पार्टनरशिप, ठीक है? देन सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक? देन लिस्टेड कंपनी है क्या? अनलिस्टेड कंपनी है, राइट? सो इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी अलग लॉज है, ठीक है? थोड़े अलग लॉज है। प्राइवेट है तो अलग, ओपीसी है तो बहुत सारे एग्जाम्पशंस है, स्मॉल है तो अलग एग्जाम्पशंस है, सेक्शन 8 कंपनी अलग लेवल से एग्जाम्पशंस है, राइट? सो सबसे पहले तो क्या आइडेंटिफाई करोगे? कौन सी टाइप की कंपनी है, क्या टाइप का बिजनेस कर रही, ठीक है? किस साइज का बिजनेस कर रही, बड़ा बिजनेस है कि छोटा बिजनेस है? बड़ा बिजनेस है तो टर्नओवर भी ज्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो लॉस बढ़ गए। टर्नओवर कम है, प्रॉफिट कम है, तो लॉस कम हो गए। समझ में आ रहा? ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब समझ में आता क्या? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब समझ में आता? एक सिंपल सी चीज याद रखना, सब लोग महाराष्ट्र के ही हैं? नहीं, आप कहां से हो? बैंगलोर, ओके, यस, ठीक है। सो बैंगलोर कम्स इन कर्नाटका, ठीक? महाराष्ट्र के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन चलता है, ठीक है? तो बॉम्बे हाईकोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन मतलब महाराष्ट्र के जितने भी एरियाज हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो डिसीजन बोला वो सब एप्लीकेबल है, ठीक है? पुणे के अंदर पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन चलेगा, ठीक है? सो पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन इज पुणे, ठीक है? म्यूनिसिपल मुंबई का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा उसकी ज्यूरिसडिक्शन इज मुंबई, कहां तक उसके ऑर्डर्स की लिमिट है, कहां तक वैलिड है। बॉम्बे हाईकोर्ट की इज पूरा महाराष्ट्र। समझ में आई बात? ठीक है? देन देयर इज ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, एक्सट्रीम नॉर्थ में जाओ, माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं वहां पे, सब कोई नहीं कर सकता, ठीक है? एक लिमिट तक ही कर सकते। एक्सट्रीम साउथ में जाओ तो वहां पे फार्मिंग वगैरह बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब पंजाब में जाओ तो पंजाब में एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनके लिए अलग लॉज हैं, ठीक है? सो ज्योग्राफिकल एरिया कहां पे स्टैब्लिश कर रहे हैं इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है? जैसे जमशेदपुर जाओ, इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, अलग लॉज है, ठीक? मुंबई जाओ, अगेन कल डिस्कस किया था, समुद्र भी बनाते ही चले गए थे पूरा, तो अलग लॉज है, ठीक है? सो ज्योग्राफिकल एरिया पे भी डिपेंड करता है। देन यस, कंपनी इज लिस्टेड और नॉट, लिस्टेड कंपनी से भी रेगुलेशंस, अनलिस्टेड कंपनी से भी रेगुलेशन अप्लाई नहीं होती। सो सबसे पहला काम, भावनाएं क्या थी भाई बताने की, कि जो लॉज एंड रेगुलेशंस भी तुम डिसाइड करोगे ना, आइडेंटिफाई करोगे ना, उसके लिए भी देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। वो फैक्टर्स क्या है? ये 6-7 फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है? ये फैक्टर्स के हिसाब से यू डिसाइड कि कंपनी के ऊपर कौन कौन से लॉज अप्लाई होते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है? उसके बाद तो ये अपनी नींव है कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम की, ठीक? फिर अपन कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम अपना पूरा बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ अब एक सेक्रेटेरियल ऑडिटर जब कंपनी में आता है, ठीक है? कौन है सेक्रेटेरियल ऑडिटर? आप सीएस हो, ठीक है? आप लोग जब कंपनी में जाओगे तो एक चीज प्रैक्टिकली बताओ हमको, कंपनी के अंदर कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है? अब बेवकूफों की तरह, एकदम गधों की तरह घुस जाओगे कि कंपनी में कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम सही है कि नहीं, हाँ लॉज आइडेंटिफाई किए, रिस्क भी हटाया, मिटिगेशन भी है, मॉनिटरिंग भी है, रिपोर्टिंग भी है, या पहले आप ये आइडेंटिफाई करोगे ना कि कंपनी किस चीज के अंडर आती है, क्या काम कर रही है, कैसा काम कर रही है, किस टाइप की कंपनी है, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, लिस्टेड अनलिस्टेड, राइट? एंड अपना एक कंप्लायंस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम बनाओगे इनको कंसीडर करके। देन इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कंपेयर करोगे कि आपने जो बनाया एंड इन्होंने बनाया, क्या वो सही है या नहीं। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही, सबके ऊपर से गई। वापस सुनो, ठीक है? ये जो फैक्टर्स हैं, जब एज अ सीएस, ठीक है, आप लोग किसी कंपनी में जाओगे तो आप सबसे पहले ये फैक्टर्स देखते हो,
ठीक है, कि कंपनी किस टाइप की कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी छोटी कंपनी है, कौन से लॉस इसके हिसाब से इस पर अप्लाई होगा। देन आप अपना एक डेमो कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम बना लोगे। आपने बना लिया, अब आप जाके देखोगे कि कंपनी का कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है। ठीक है, कितना ईजी तरीका है। अगर कंपनी का कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, आपने जो कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया उससे आसपास भी कहीं है तो परफेक्ट है। ठीक है, इससे ऊपर है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, इससे नीचे है तो अब भाई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। ठीक है, तो ये सब चोचले हैं अपना काम तरीका कम करने का। ठीक है, एक बार मेहनत कर लो, अपना कंप्लायंस सिस्टम का डेमो बना लो। ठीक, उसके बाद अपना कंपेयर कर लो, सीधी बात खत्म। अगर बराबर नहीं आता है तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, नहीं अगर आ गया बराबर तो कोई मतलब ही नहीं काम करने का आगे। ठीक है, तो सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट ऐसे रिलेटेड है। ठीक है, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए जो अपन फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी आके पहले ये फैक्टर्स देखता है, अपना कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाता है ऑडिट करने से पहले, एंड देन चेक करता है कि ये सब चीजें बराबर है कि नहीं। समझ में आया? नाउ अगेन these factors are very important from exam perspective. ठीक है, समझ में आया? क्या लिखा था वहां पे, लाइन लिखी है कुछ नीचे? यस, compliance system and procedure in the company are dependent mainly on following factors. ठीक, याद रखना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। गलती आप क्या करोगे अभी सुन लो, आप वो 5 पॉइंट्स लिख के आओगे। ठीक है, आप लिख के आओगे, अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो आप वो 5 पॉइंट्स लिख के आओगे। आइडेंटिफिकेशन, मैम रटा हुआ था, आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, खत्म हो गया। था ही नहीं, लिखना ही नहीं था इतना, 5 पॉइंट्स लिखने से सीधा खत्म। फैक्टर्स पूछ रहा, फैक्टर्स। ठीक, फ्रेमवर्क की बात ही नहीं कर रहा। और यहाँ पे क्या लिखा है इसने, कंप्लायंस सिस्टम, वहां लिखा कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाने के 5 फैक्टर्स बताओ। तभी ये गलती नहीं करनी है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, दूसरा कंफ्यूजन वो क्या करेगा, सेक्रेटेरियल ऑडिट के लिए 5 फैक्टर्स बताओ। अब आप कहां जाओगे, आप सबसे पहले सेक्रेटेरियल ऑडिट सुन के जाओगे सेक्रेटेरियल ऑडिटर वाले चैप्टर में। ठीक, वहां पे आपको ऐसा कुछ याद ही नहीं आएगा एंड आपको लगेगा आउट ऑफ सिलेबस, पढ़ाया ही नहीं था मैम, पढ़ाया ही नहीं था, आता ही नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे आपका दिमाग काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब नोट्स रीड कर रहे हैं तो एक एक चीज मार्क करके लिखो कि ये जो 5 पॉइंट्स पढ़े वो किस चीज के लिए पढ़े हैं ऊपर। आगे की बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? वाइंड अप करें आज। कुछ ज्यादा अपन ने आज पढ़ा नहीं है, 2-3 टॉपिक पढ़े हैं। सबसे ज्यादा डिस्कशन अपन लोगों ने रखा ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन पे। उससे पहले अपन लोगों ने 2 चीजें पढ़ ली थी, कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस रिपोर्टिंग। ठीक है, कंप्लायंस मॉनिटरिंग में अपन लोगों ने पढ़ा है कि ओनरशिप देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ओनरशिप इज ऑफ 2 टाइप्स, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सेकेंडरी एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर सुपरवाइज। प्राइमरी ओनर वो है जिसको कंप्लायंस करना है, सेकेंडरी ओनर जो सुपरवाइज करेगा। देन कंप्लायंस रिपोर्टिंग, पूरा इसके लिए हम लोगों ने प्रोसीजर पढ़ना है। होमवर्क में वो प्रोसीजर आपको 2 बार का लिख के लाना है एंड प्लीज रीड कर लेना घर जाके, आप अभी नोट्स कलेक्ट कर लेना। देन वी मूव्ड ऑन टू ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में चाहिए तो नोट्स के बगैर में बना लो। अवेयरनेस अलग है, प्लान अलग है। अवेयरनेस की बात हो रही तो एम्प्लॉय को क्या पता होना चाहिए, एम्प्लॉय को वो पता कराने के लिए क्या प्लान बनाना है, दैट इज प्लान। ठीक है, देन वी मूव्ड ऑन टू कंप्लायंस ऑडिट नहीं किया था अपन, नेक्स्ट किया था यस सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ओडोमॉस से याद करना सीधा। सबसे पहले एक वॉल बनाता है, वॉल होगा तो कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम हुई तो ऑटोमेटिकली रेपुटेशन, गुडविल, सब कर रहे हो तो कॉर्पोरेट सिटीजन तो हो, कॉर्पोरेट सिटीजन हो तो क्रेडिबिलिटी तो मार्केट में है ही है। ठीक, खत्म बात। दूसरे लास्ट टॉपिक अपन ने क्या डिस्कस किया है अभी, फैक्टर्स। ठीक है, कोई भी लॉ देखने से पहले कि कौन से लॉज आप पे कंप्लाई हो रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखो कि व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस, क्या टाइप की कंपनी है, लिस्टेड अनलिस्टेड, ज्योग्राफिकल एरिया, ज्यूरिसडिक्शन, सब आइडेंटिफाई करो। उसके हिसाब से यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कल के डिस्कस करने के लिए अपने पास 3 से 4 टॉपिक और बचे हैं। देन हम लोग कल ये चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। ट्यूसडे और मे बी वेडनेसडे आपका चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है। ठीक है, एम आई क्लियर? किसी को कोई डाउट्स? नहीं, वाइंड अप करें? चलो, थैंक यू सो मच।